अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 1 के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद। इस लेक्चर के हिस्से में आज हम अपने जो पहले सबक है उसका ख़ुलासा समझेंगे। तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ख़ुलासा क्या होता है। किसी भी सबक का 1/3 हिस्सा जो है वो ख़ुलासा होता है। अगर कोई सबक 3 सफ़े का होगा तो हमें कम से कम उस पर 1 सफ़े का ख़ुलासा पेश करना होता है। सबसे पहले हम उस सबक को ज़ाती तौर पर मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ पढ़ते हैं। जब हम उसको अपने अंदाज से तहरीर करते हैं, मुख्तसर करके बयान करते हैं, तो वो ख़ुलासा कहलाएगा। तो अब हम इस सबक का ख़ुलासा देखते हैं। इस सबक के ख़ुलासे में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक दाना का कौल पेश किया है, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इंसान की तरक्की का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ इस बात में पोशीदा है कि उसके तमाम जज्बात, एहसासात, ख़यालात और उसके अज़ा व जवार में कोई ऐब ना हो। अगर मजमूई तौर पर किसी भी कौम की ये हालत होगी तो तमाम अफराद ही सेहतमंद होंगे। लेकिन अगर माशरा जो हमारी रसूम हैं उनके अंदर जकड़ा होगा, रस्म व रिवाज की पाबंदियों का पाबंद होगा, तो वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। वहाँ पर ज़िंदगी का मकसद फौत हो जाता है। इसी तरह सर सैयद ने एक फ़लसफ़ी का कौल भी बयान किया है, जिसमें कौल ये है कि इंसान के नज़र में आज़ादी उसका हक़ है, तो इससे उसे खुशी हासिल होती है। लेकिन अगर रस्म व रिवाज की पाबंदी के हम पाबंद होंगे तो हमारी ये खुशी भी जो है मफकूद हो जाएगी। सर सैयद हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अच्छी और बुरी रस्में हर माशरे में मौजूद हैं। हमें जो अच्छी रस्में हैं उन्हें अपनाना चाहिए और बुरी रस्में जो हमारे माशरे के लिए नुकसानदेह हैं उनसे हमें दूर रहने की ज़रूरत है। जिस कौम के अफराद रसूम की अंधी तकलीद करते हैं उन कौमों की जो तरक्की है वो रुक जाती है और उनके अफराद की सलाहियतें भी मान पड़ जाती हैं। लिहाजा हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब भी हमें रस्म व रिवाज को अपनाना हो तो सबसे पहले हमें अक़ल की कसौटी पर इसे परखना चाहिए। वो रस्में जो फ़ायदेमंद हैं उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो रस्में जिनमें इस्लाह की जा सकती है, बेहतर बनाया जा सकता है, उनको हमें इस्लाह करनी चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए। और ऐसी रस्में जो हमारे माशरे को नुकसान पहुँचाती हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। आज के दौर में हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन रस्म व रिवाज की पाबंदियों में जकड़े हुए हैं और वो इस तरह से इन रस्म व रिवाज की पाबंदी कर रहे हैं जैसे कोई आदमी किसी हाकिम के सामने महकूमाना ज़िंदगी गुजार रहा हो और वो ये रस्में अपनाते हुए ये नहीं सोचते कि ये रस्में हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं, या हमारे लिए मुनासिब हैं या नहीं, या हमें किन रस्मों को अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने दूसरे लोगों की हमसरी करते हैं, यानी कि उनके साथ अफसोसनाक हद की बात यह है कि उन रस्मों को जो दूसरे लोग अपनाए हुए हैं उनको देखकर वो भी अपनाने की कोशिश करते हैं और ये बात उनके लिए ख़ुद के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होती है। इस तरह से उनकी अपनी अनफरादी सलाहियतें, क़ुव्वतें भी ज़ाइल हो जाती हैं। अगर हम गौर करें, एशिया की कौमों की हालत पर नज़र डालें तो हमें ये बात सामने पेश निगाह आएगी कि एशिया की कौमों की जो आज हालत है उसकी एक सबब ये है कि उन्होंने बेजा रस्म व रिवाज की पाबंदी की, उसकी तकलीद की, जिसकी वजह से वो आज ज़वाल पजीर हुई। एक वक्त वो भी था जब उनके आबा व अजदाद ने अपनी फ़हम, अक़ल, शऊर और इजाद व इख्तिसार से ऐसी बातों को ईजाद किया जिससे उन कौमों ने तरक्की पाई। लेकिन अब यही बातें रसूम के तौर पर राइज हैं और वो कौमें जो इनसे अभी तक लिपटी हुई हैं वो आज महकूमाना ज़िंदगी गुजार रही हैं। अगर हम इसके साथ साथ बरे सगीर के मुसलमानों की बात करते हैं तो उनके ज़वाल के असबाब में भी यही बातें शामिल हैं और तारीख़ भी शायद है कि किसी भी माशरे में तरक्की एक ख़ास वक्त तक रहती है, उसके बाद वो तरक्की रुक जाती है।
برصغیر کے مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں بھی یہی سبب سامنے آتا ہے کہ انہوں نے قرآن تقلید کی رسم و رواج کی پابندی کو اپنائے رکھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر محنت و سعی، اس کے ساتھ ساتھ تحقیق و جستجو اور محنت و مشقت، عمل و صحیح اور اعجاز و اختراع کی قوتیں جو ہیں وہ مفقود ہوتی چلی گئیں اور وہ قومیں بہت پیچھے چلی گئیں، اور آج وہ دور سامنے آ چکا ہے کہ یہ قومیں اب غلامانہ طور پر زندگی گزار رہی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ خلاصہ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ کسی بھی خلاصے کو سمجھنے کے لیے ایک بات بہت مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے آپ اپنے طور پر 2 سے 3 دفعہ اپنی درسی کتاب کے سبق کا مطالعہ کریں۔ ذاتی مطالعہ سے جب آپ جو نالج حاصل کریں گے، اس نالج کو اپنے الفاظ میں جب تحریر کریں گے تو خلاصہ بہتر طور پر آپ کو سمجھ آ سکے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو لیکچر 1 مکمل ہوتا ہے، جس کے پہلے پارٹ میں آپ نے مصنف کا تعارف دیکھا، مرکزی خیال دیکھا، اور پارٹ 2 کے اس لیکچر میں میں نے آپ کو خلاصہ پیش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ویڈیو لیکچر کے دوسرے مرحلے کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔